माय चैनल ट्रू होप फार्मेसी। हम लोगों ने जैसा कि पिछले वीडियो में बात किया था सिडेटिव हिप्नोटिक्स के पार्ट 1 में, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था सिडेटिव हिप्नोटिक का इंट्रोडक्शन और उसके जो है पूरा ड्रग का क्लासिफिकेशन और स्लीप का क्लासिफिकेशन, ये सब हम लोगों ने देखा था कल की वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो से देखने से पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो तभी आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। तो जो है आज हम बात करेंगे इसके पार्ट 2 में। जो क्लासिफिकेशन हमारा था वो बेसिकली जो है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड था। पहला आपका था बेंजोडाइजापिन, दूसरा था जो मेन में बता रहा हूँ, पहला था बेंजोडाइजापिन, दूसरा था बार्बिचुरेट्स, तीसरा था नॉन बेंजोडाइजापिन और चौथा था जो है अदर हिप्नोटिक्स। तो हम जो है एक एक कैटेगरी को लेके बात कर रहे हैं जो मेन कैटेगरी है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो है बार्बिचुरेट्स के बारे में। कि जो बार्बिचुरेट्स के मतलब जो ड्रग थे जिसमें आपका था फेनोबार्बिटोन, ब्यूटोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, फेनोबार्बिटोन और ये थायोपेंटोन था, मेथोहेक्सिटोन था। तो ये सब जो ड्रग थे आज हम इसी ड्रग के बारे में जो है बात करेंगे, देखेंगे उसका पूरा बार्बिचुरेट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखेंगे, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोकाइनेटिक्स, सब कुछ बात करेंगे केवल आज बार्बिचुरेट्स के बारे में जो है सिडेटिव हिप्नोटिक्स का पार्ट 2 वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल ट्रू होप फार्मेसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए और बी फार्मेसी या फार्माकोलॉजी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछने हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या सोशल मीडिया हैंडलर्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में दिए हुए हैं, वहां से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात करेंगे सिडेटिव हिप्नोटिक्स के जो है क्लासिफिकेशन में। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था बार्बिचुरेट्स। तो देखिए बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं। बार्बिचुरेट्स आर द सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव ऑफ बार्बिचुरिक एसिड। देखिए जो बार्बिचुरेट्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव होते हैं बार्बिचुरिक एसिड के, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं, इतना आपको बस 2 लाइन बता दे, 1 लाइन में बता देना इसका इंट्रोडक्शन क्योंकि ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव है बार्बिचुरिक एसिड का जो बार्बिचुरेट्स है। अब हम बात कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है और एग्जाम में अलग से भी पूछा जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखिए जो बार्बिचुरेट्स है वो क्या करता है, बाइंड टू द स्पेसिफिक साइट ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। ये क्या करता है, गाबा ए रिसेप्टर, जो कि हमारे रिसेप्टर जब पढ़ा रहा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग्स का, जब मैं रिसेप्टर पढ़ रहा था तो इसमें मैंने बताया था कि जो गाबा रिसेप्टर होते हैं वो इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमिशन कॉज करते हैं। तो ये क्या कर देंगे, एज ए इनहिबिट करेंगे किसी चीज़ को। तो क्या करेगा, जो बार्बिचुरेट्स है वो बाइंड होता है गाबा ए रिसेप्टर के स्पेसिफिक साइट से। उसके बाद ये क्या करता है, मेन जो पॉइंट यहाँ है, प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। जो क्या होता है जब गाबा से बार्बिचुरेट्स बाइंड करता है गाबा ए रिसेप्टर से, तो वो क्या करता है, क्लोराइड चैनल का जो ओपनिंग का टाइम है उसको बढ़ा देता है। और उसके बढ़ाने से क्या होता है, क्लोराइड आयन जो है इंट्रासेलुलर में ज़्यादा हो जाता है। क्लोराइड आयन का जो कंडक्टेंस है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन हमारे इंट्रासेलुलर में ज़्यादा बढ़ जाता है न्यूरॉन में। तो उससे बढ़ने से क्या होता है, क्योंकि ये माइनस चार्ज है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जब पॉजिटिव चार्ज अंदर जाता है तो डीपोलराइजेशन होता है और जब निगेटिव चार्ज ज़्यादा अमाउंट में अंदर चला जाता है तो वो हाइपर पोलराइजेशन काज करता है। तो देखिए हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन या न्यूरॉन्स के जो मेम्ब्रेन है उनमें है हाइपर पोलराइजेशन काज हो जाता है। आप यही याद रखिएगा 2 पॉइंट्स के गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड होता है और क्लोराइड चैनल के ओपनिंग को प्रोलॉन्ग कर देता है, प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। उसके बाद जब क्लोराइड चैनल ओपनिंग ज़्यादा टाइम के लिए खुल जाएगा क्लोराइड चैनल, तो क्लोराइड ज़्यादा अमाउंट में एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर आ जाएंगे क्लोराइड आयन, जिससे उनका कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस के बढ़ने से उनका जो न्यूरोनल मेम्ब्रेन या न्यूरॉन है उसका हाइपर पोलराइजेशन होगा और हाइपर पोलराइजेशन के होने से वहाँ सेंसेशन नहीं पहुँच पाता, इसीलिए जो CNS है वो डिप्रेस हो जाएगा। देखिए CNS डिप्रेशन, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा, इनहिबिटरी एक्शंस होगा। इसी को कहते हैं, देखिए जब हाई अमाउंट में बार्बिचुरेट्स गाबा ए रिसेप्टर से बाइंड होता है तो क्लोराइड आयन का कंडक्टेंस बढ़ने से उसको कहते हैं गाबा माइमेटिक इफेक्ट। इसी को कहते हैं गाबा माइमेटिक इफेक्ट। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है।
तो ये अब बात कर लेते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में। फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है कि जो बारबीचुरेट्स ड्रग है वो बॉडी के जो हमारे सीएनएस के कौन कौन से आर्गन या बॉडी के कौन कौन से आर्गन पे एक्ट करता है और कैसे कैसे एक्ट करता है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं, पहला आप यहाँ देख सकते हैं सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें देखिए क्या करता है, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं फार्माकोलॉजी का यूनिट 4 में सिडेटिव हिप्नोटिक जो है सेंट्रली ड्रग एक्टिंग है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, तो उसके ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल एक्शन रहेंगे। तो सीएनएस में देखिए पहले तो आपका है सिडेशन और हिप्नोसिस कॉज करता है, जैसे जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं ये चीज़। और दूसरा क्या देखिए, बारबीचुरेट शोज द डोज डिपेंडेंस इफेक्ट। इसके मतलब क्या होता है कि जिस तरह से हम बारबीचुरेट्स का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो अलग अलग होता जाएगा। लो कंसंट्रेशन पे कुछ और रहेगा, थोड़ा और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे कुछ और रहेगा, इसी को कहते हैं डोज डिपेंडेंट इफेक्ट। तो देखिए जब हम बहुत लो अमाउंट में देंगे तो वो सिडेशन कॉज करेगा, जिसको हम कहते हैं कामिंग या क्विटनिंग इफेक्ट। और उसके बाद जब थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो हिप्नोटिक इफेक्ट दिखाएगा, जिसमें पेशेंट को स्लीप नींद लगेगा। और जब और कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, एनेस्थीसिया का काम करने लगेगा। और जब एकदम हाई कंसंट्रेशन कर देंगे तो वो कोमा में पेशेंट चला जाएगा। तो फर्स्ट है सिडेशन, उसके बाद हिप्नोटिक्स जिसको मैंने यहाँ लिखा है स्लीप, तीसरा आपका है एनेस्थीसिया और चौथा है कोमा। और अब बात कर लेते हैं उसके थर्ड पॉइंट में जो है हाइपर एल्जेसिया। हाइपर एल्जेसिया क्या होता है, ये भी जो बारबीचुरेट्स है वो हाइपर एल्जेसिया काज करते हैं। ये होता है, यहाँ देख सकते हैं आप, इंक्रीज द सेंसेशन ऑफ पेन। पेन का जो सेंसेशन होता है या परसेप्शन होता है उसको वो बढ़ा देता है। और चौथा आपका एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट, ये भी एक एंटी एपिलेप्टिक इफेक्ट भी शो करता है, जैसा कि मैं क्लासिफिकेशन में बताया था कि एंटी कन्वल्सेंट के लिए यूज किया जाता है। और चौथा आपका एनेस्थीसिया एट हाई डोज। हाई डोज पे जो है एनेस्थीसिया का काम करता है। ये आपका हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब दूसरा देख लेते हैं ऑर्गन जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम में दो चीज़ें कॉज करता है। एक तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ। और दूसरा क्या होता है, रिस्पायरेटरी पैरालिसिस कॉज करता है एट हाई डोज। हाई डोज पे जब देंगे, जब हम लो डोज पे देंगे तो रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज करेगा, और जब बहुत हाई डोज पे दे देंगे तो रिस्पायरेटरी पैरालिसिस कॉज करेगा। अब बात करते हैं तीसरा जो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट होता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइड रिडक्शन इन बीपी, थोड़ा सा जो है ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और हार्ट रेट लो हो जाएगा एट हिप्नोटिक डोज। यहाँ जैसा मैं बता चुका हूँ कि जब मैं स्लीप डोज पे देंगे, हिप्नोटिक डोज पे देंगे, सिडेशन से ज़्यादा डोज पे देंगे तो वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को कम कर देगा। वहाँ मैं लिखा हूँ देखिए एट हिप्नोटिक डोज। अब चौथा बात कर लेते हैं जो है स्केलेटन मसल पे क्या क्या इफेक्ट करता है। तो ये स्केलेटन मसल में क्या है, मसल रोलेक्सटेंट का काम करता है और डिक्रीज करता है एक्साइटेबिलिटी एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मसल को रिलैक्स कर देता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो एक्साइटेबिलिटी होती है उसको कम कर देता है। तो ये आपका हो गया फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब हम बात कर लेते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। जो है फार्माकोकाइनेटिक कहने का मतलब एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। इसका जो हम एक एक लाइन में बताते जाएंगे, ज़्यादा हमको डिटेल नहीं जाना है। फार्माकोकाइनेटिक बस एक एक लाइन में सबको आज बताते जाइए। तो देखिए एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये अच्छे से होता है, अब्जॉर्ब होता है, जैसे लिखा वेल एब्जॉर्ब्ड। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं प्रोटीन से बाइंड होके। और ये क्या होते हैं, हाईली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईली लिपिड सॉल्युबल बारबीचुरेट्स जो होते हैं, जैसे थायोपेंटोन, जो थायोपेंटोन हो हाईली लिपिड सॉल्युबल है। तो हाईली लिपिड सॉल्युबल का होने की वजह से जल्दी से वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, और ब्लड ब्रेन के बैरियर के क्रॉस होने से फास्ट और ऑनसेट ऑफ एक्शन देता है, तुरंत का तुरंत एक्शन प्रोड्यूस करता है। और देखिए क्योंकि ये हाईली लिपिड सॉल्युबल है तो ये क्या करेंगे, वाइल ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज शॉर्ट, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो शॉर्ट होता है। अब यहाँ समझने वाली बात है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन शॉर्ट क्यों होता है। शॉर्ट इसलिए होता है ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन इन एडिपोज टिश्यू। देखिए जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होते हैं वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे एडिपोज टिश्यू में, टिश्यूज़ में और आर्गन्स में। तो रीडिस्ट्रीब्यूट होने के नाते इनका जो एक्शन है वो टर्मिनेट हो जाता है एक्शन, इसीलिए इसका जो है शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। ये हो गया। अब बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म में। तो मेटाबॉलिज्म देखिए, मेटाबोलाइज्ड इन लीवर बाय CYP 450। ये क्या है CYP 450, जैसे जब मैं मेटाबॉलिज्म पढ़ा रहा था बहुत पहले तो उसमें मैंने बताया था कि ये माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं जो मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करते हैं, एंजाइम इंड्यूसर होते हैं। तो मेटाबोलाइज होते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम्स। और अब बात करते हैं एक्सक्रीशन में। तो देखिए एक्सक्रीशन में क्या है, एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन।
तो ये हो गया आपका फार्माकोकाइनेटिक एडीएमई। अब बात कर लेते हैं एडवर्स इफेक्ट के बारे में। तो एडवर्स इफेक्ट में देखिए पहला आपका है ओमिटिंग और डायरिया। ओमिटिंग, डायरिया, नोजिया। देखिए क्या करता है ये, जो हमारे इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उनको कम करता है, इसलिए हमको क्या होता है, ओमिटिंग होता है, डायरिया, नोजिया ऐसा फील होता है। और होता है इम्पेयर जजमेंट। इम्पेयर जजमेंट कहने का मतलब किसी चीज़ को अच्छे से परख ना पाना। और दूसरा होता है एक्साइटमेंट में बहुत तेज उत्तेजना होना, इरिटेबिलिटी और रिस्पायरेटरी डिप्रेशन, ये सब आपके आते हैं एडवर्स इफेक्ट में। तो अब बात करते हैं एक्यूट। ये यहाँ आपका पॉइंट आता है जब हम बारबीचुरेट्स पढ़ते हैं, एक आपका अलग से पॉइंट आता है एक्यूट बारबीचुरेट्स पॉइजनिंग, जो है क्योंकि ये रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है, तो इसीलिए हम पढ़ेंगे एक्यूट बारबीचुरेट पॉइजनिंग क्या होता है। देखिए जब हम 6 to 10 ग्राम फेनोबार्बिटोन हम बॉडी में किसी को इंजेक्ट कराते हैं, फेनोबार्बिटोन ये आप याद रखिएगा, 6 से 10 ग्राम फेनोबार्बिटोन अगर हम किसी पेशेंट को देते हैं तो वो क्या करता है, रिस्पायरेटरी डिप्रेशन कॉज करता है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। तो इसको कहते हैं एक्यूट बारबीचुरेट्स पॉइजनिंग। अब हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट में। तो ट्रीटमेंट के लिए देखिए गैस्ट्रिक लैबेज देते हैं। अब यहाँ समझ लीजिए कि गैस्ट्रिक लैबेज क्या है ट्रीटमेंट में। गैस्ट्रिक लैबेज होता है कि हमारे जो स्टमक में कंटेंट होते हैं उनको क्लीन आउट करना, ये होता है गैस्ट्रिक लैबेज। और यहाँ दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं आर्टिफिशियल ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, जो आर्टिफिशियली हम ऑक्सीजन जो है उस पेशेंट को हमें देना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है वेंटिलेशन, उसके लिए वेंटिलेशन पूरा जो है फैसिलिटी होनी चाहिए। तीसरा आपका है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस होता है जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन समय समय पर तुरंत का तुरंत करवाना चाहिए, जिसको ये एक्यूट बारबीचुरेट पॉइजनिंग हो जाए। चौथा आपका है फोर्स्ड एल्केलाइन डाईयूरेसिस। अब यहाँ समझ लीजिए कि डाईयूरेसिस क्या होता है। डाईयूरेसिस होता है कि हमारे जो भी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको ज़्यादा अमाउंट में किडनी के द्वारा फिल्टर करना। तो जो एल्केलाइन होते हैं, जो हमारे एल्केलाइन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको जो है ज़्यादा अमाउंट में डाईयूरेसिस करना चाहिए। तो ये हो गया ट्रीटमेंट में। अब बात कर लेते हैं बारबीचुरेट्स के यूजेज के बारे में। तो देखिए यूजेज में क्या है, पहला आपका एनेस्थीसिया, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ एनेस्थीसिया के रूप में। दूसरा है आपका नियोनेटल जॉइंडिस। नियोनेटल जॉइंडिस समझ लीजिए क्या होता है, बच्चों में होने वाला ये जॉइंडिस है, जो है जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें होता है नियोनेटल जॉइंडिस ड्यू टू लैक ऑफ ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम। देखिए मेटाबॉलिज्म जब मैं पढ़ा रहा था तो मैं बताया था नियोनेटल जॉइंडिस के बारे में डिटेल में। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा तो जो है इसका मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। बस यहाँ आप इतना समझ लीजिए कि नियोनेटल जॉइंडिस जो है वो न्यूबॉर्न बेबी में होने वाला जॉइंडिस है, जिसको कहते हैं पीलिया। अब तीसरा बात कर लेते हैं एंटी एपिलिप्टिक। जैसे कि मैं क्लासिफिकेशन में ही बता चुका हूँ कि बहुत से ड्रग है जो एंटी कन्वल्सेंट का काम करते हैं। तो ये तीसरा आपका हो गया एंटी एपिलिप्टिक। चौथा आपका सिडेटिव हिप्नोटिक्स तो है ही। ये आपका पूरा ये हो गया बारबीचुरेट्स। देखिए यहाँ मैंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो कि बोल्ड वर्ड में, दे आर नॉट प्रिफर्ड ड्यू टू रिस्पायरेटरी डिप्रेशन। जो बारबीचुरेट्स है उनको हम प्रिफर नहीं करते क्योंकि ये रिस्पायरेटरी डिप्रेशन ज़्यादा कॉज करते हैं। तो ये आपका पूरा ख़त्म होता है बारबीचुरेट्स। जितना हमने पॉइंट इस बारबीचुरेट्स में कवर किया है, जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेंजोडाइजापिन्स के बारे में, उतना ही हम पूरा उसमें भी कवर करेंगे, सारे पॉइंट्स उसमें भी कवर करेंगे बेंजोडाइजापिन्स में। और उसमें एक और टॉपिक बात करेंगे बेंजोडाइजापिन एंटागोनिस्ट के बारे में। सब कुछ यही जो पूरे पॉइंट है वो कवर होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।